हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आपके घर में और आप सब अच्छे होंगे इस कोविड पेंडेमिक में। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमन पवार है। मैं ऑफलाइन ट्यूशन्स लेता था उससे पहले, बट बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारा फोकस किया, बहुत सारा रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ एक बारी, अब हम क्लासेस लेने आ नहीं पा रहे हैं। और मैं भी अपने बच्चों के बिना बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार सबको ही क्यों ना दी जाए ये सर्विस। जब ज्ञान कहीं दे सकते हैं तो क्यों ना सबको दे। तो फिर मैंने ये सोच के मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। मैं इस यूट्यूब चैनल में जो मेरा मेनली फोकस रहेगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, मैं 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को और इवन ग्रेजुएशन के बच्चों को, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कॉर्पोरेट और ये ऑनर्स के बच्चों को और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों को क्लासेस देने वाला हूँ। जो मेनली हमारी क्लासेस रहेंगी वो सारी कॉमर्स बेस्ड ही रहेंगी। मेनली 11th क्लास के लिए आप, ये जो मेरा पहला लेक्चर है 11th क्लास के लिए, तो मैं आपको 11th क्लास के लिए बता दूं, मैं अकाउंट्स की क्लासेस मेरी आएंगी, मेरी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस आएंगी और मेरी इको की क्लासेस आएंगी। और आपको किसी ट्यूटर के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिगनिंग टू द एंड सारा सिलेबस यहीं करवाऊंगा। आप और मेरे साथ, आप पूरे इस साल आप मेरे साथ रुके रहिए। आपको पूरा साल मेरे साथ, या आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक दो क्लासेस आप लेके देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो ट्यूटर तो बहुत सारे ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्यूटर आपको मिल जाएंगे। बट आज जो ये मैंने स्टार्ट किया है, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स का इंट्रो मैं आपको दूंगा, तो लेट अस स्टार्ट, फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, आज से हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, की अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। अगर आज आपको मीनिंग समझ आ जाता है तो आपको आगे अकाउंट्स करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। चलो, ये सब बुकिश लैंग्वेज है, मैं इस पे बहुत बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपसे जर्नल बातें करता हूँ। अगर आपको जर्नलिटी में बातें मेरी समझ आ रही है तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आपके हिसाब से अकाउंट्स क्या है? अकाउंटेंट, आपने बड़ा वर्ड सुना होगा जब तक आप छोटे बच्चे थे। आपने अभी कॉमर्स लिया तो आपने सुना होगा यार मैं कॉमर्स लूंगा, उसमें मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, मैं अकाउंटेंट बनूंगा। ये ऐसे टर्म्स बड़े यूज होते हैं। तो आपके हिसाब से उसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। आपने मूवीज देखी हैं? सर ये मूवीज क्यों पूछ रहे हो? बेटा मूवी बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ, आपने कभी ऐसा देखा है वो जो पुरानी फिल्मों में मुंशी होते थे, जो बूढ़े होते थे, हाथ में बुक्स लेके घूमते थे, वही खाते जिनको बोलते हैं, जो अपना हिसाब किताब, जो अपने मालिक का हिसाब किताब उनके साथ में लेके घूमते थे, वो उस टाइम के अकाउंटेंट होते थे, उनको मुंशी बोलते थे। आप जब अकाउंट्स पूरी तरह पढ़ लेंगे, जब आप अकाउंट्स को पूरी डीप में जाके उसको सीख लेंगे, तो आप अगर इस फील्ड में जाके आगे जॉब करेंगे तो आप भी एज अकाउंटेंट अपॉइंट होंगे। मुंशी कोई नहीं बोलेगा आपको, एक्चुअली वो तो पहले वाली लैंग्वेज है, आप एज अकाउंटेंट लेंगे। बट ठीक है, उसको मैं एक एग्जाम्पल के लिए, वो मुंशी होते थे। मैं बताता हूँ, आप एक अकाउंटेंट हैं। सर कैसे? हम तो आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप भी अकाउंटेंट है, आपकी मम्मी भी अकाउंटेंट है, आपके फादर भी अकाउंटेंट है, आपके भाई बहन बड़े छोटे सब अकाउंटेंट हैं। मैं भी था। जब तक मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी थी तब तक मैं भी अकाउंटेंट था। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे फादर मुझे एक महीने के 500 रुपये देते थे। 500 रुपये। उसमें मेरा क्या क्या इंक्लूड था? मेरा बस फेयर, आने जाने का खर्चा, फिर कभी स्कूल में अगर मेरा लंच कुछ खाने का बाहर से मन करता था तो मैं वो खाता था। फिर घर आके या मुझे छोटी मोटी स्टेशनरी लेके आनी पड़ती थी, उन्हीं पैसों में से वो मुझे मंथ के दे देते थे 500 रुपये स्टार्टिंग में। फिर उसी 500 रुपये से मैं अपने पूरे मंथ का खर्चा करता था। आप ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, ये आपने भी अप्लाई किया है और आप इस एग्जाम्पल में आप अकाउंट्स की डेफिनेशन सीख जाएंगे, अकाउंट्स का मीनिंग सीख जाएंगे आप। तो बस फेयर के पैसे मिलते थे, ठीक है। मुझे लंच में इधर उधर अगर मुझे कुछ खाना होता तो उसके पैसे मिलते थे। मुझे घर आके अपनी पेंसिल, रबड़, शार्पनर वगैरह जो कुछ लाना होता था मुझे उन्हीं पैसों में से खर्च करता था। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मेरे एक दो जैसे एक्सपेंसेस, सपोज किसी दोस्त ने चल दिया तो वहाँ पे जाके कोक पी ली, समोसा खा लिया, तो वो सब खर्चे मैं उन्हीं में से करता था। बट पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि बच्चा, ये मैं तुझे पैसे, खर्चे के पैसे दे रहा हूँ, तो आपने इसका हिसाब रखना। मैं मंथ के एंड में आपसे इसका हिसाब लूंगा। अगर आपके पैसे बच जाएंगे तो आप अगले महीने लेके चलना, और अगर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे मंथ से तो आप आके मुझसे और मांग लेना। तो ये जो एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पापा आपको ही पैसे देते होंगे जैसे मुझे देते थे। आपके पापा आपकी मम्मी को भी पैसे देते हैं महीने के खर्चे के लिए, जिसमें आपकी मम्मी महीने का राशन लेके आती है,
दूध का डेली का खर्चा होता है, जो डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होते हैं मम्मी भी उनका हिसाब रखती है। मम्मी भी लिखती है ना, इतने का राशन आया, इतने का दूध आया, इतना यहाँ खर्चा होगा, इतना वहाँ खर्चा होगा। बस यही अकाउंट्स है। अगर आपको ये समझ आ गया ना एग्जाम्पल कि आप ये क्या किया मैंने, ये मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे समझ आ रहा है तो बस बेटा बस यही अकाउंट्स है, सिर्फ इतना ही है। अब जो मैंने आपको चीजें बताई ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा अकाउंट्स टर्म में लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर हम उसका मीनिंग समझेंगे बुकिश लैंग्वेज से, जो मैं आपको भी साथ साथ याद हो जाएगी। पापा ने मुझे 500 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, मैंने पापा से पैसे कलेक्ट करे हैं। फर्स्ट मीनिंग आ रहा है जो उसमें, कलेक्टिंग। मैंने पापा से पैसे 500 रुपए कलेक्ट करे। समझ आ गया इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। फिर अब मैंने 500 रुपये उठा के अपनी जेब में रख लिए और वो पैसे लेके मैंने अपना पूरे महीने के खर्चे शुरू कर दिए। मैं सुबह सुबह उठ के तैयार होके ड्रेस व्रेस पहन के गले में टाई लगा के बॉटल लगा के स्कूल जा रहा हूँ। मैंने बस वाले भैया को, बस के कंडक्टर को मैंने 10 रुपये दिए कि भैया मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक की टिकट दे दो, मैं अपने घर से दूर जाता हूँ। तो मैंने वहाँ से बस की 10 रुपये की टिकट ली, तो मेरे पास 490 बचे। तो मैंने 10 रुपये की अपने पास एंट्री कर ली कि 10 रुपये मैंने कंडक्टर भैया को टिकट के लिए दे दिए। ठीक है, 490 रुपये बच गए, मेरे पास बैलेंस आ गया। मेरे पास इनिशियल बैलेंस कितना था जब मैंने पैसे कलेक्ट किए? 500 रुपये। 10 रुपये मैंने भैया को दिए, मेरे पास 490 रुपये बचे। ठीक है, अब मैंने दिन में लंच खा लिया, बाहर से कुछ लेके स्नैक्स वगैरह, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके मैंने 30-50 रुपये का मैंने लंच खा लिया। तो फिर मेरे पास पैसे कितने बचे हुए थे? 490। 50 रुपये का मैंने लंच खा लिया। 10 रुपये का क्या, ये बेटा याद रखना है आपको, 10 रुपये का आपने क्या किया था। अब याद रखने का आपको, तो क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपको याद की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं अभी एक एग्जांपल के लिए अभी आपको क्लियर कराने के लिए, 50 रुपये का आपने दोस्तों के साथ स्नैक्स खा के लंच में पार्टी कर ली। ठीक है, फिर आप शाम को आए, आप 50 रुपए की और अपनी 2 नोटबुक और 1 बुक ले आए जाके। तो अब आपके पास कितने बचे? 50 390 बच जाएंगे। अब मैं 10 रुपीज के कंडक्टर भैया को, 50 रुपीज आपने पार्टी करी, दिन में स्नैक्स खाए, और 50 रुपीज का आपने शाम को आके स्टेज या जो आपने अपना एक्सपेंसेस कर दिया। तो बेटा सबसे पहले तो आपने पैसा कलेक्ट करा, फिर आपने तीनों चीज रिकॉर्ड करी ना बच्चा, कि 10 रुपए का ये करा, 50 का ये खर्चा करा, फिर 50 का शाम को आके खर्चा करा। तो बेटा दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ आया? पैसे कलेक्ट करे, खर्चा करा आपने, इस पे लिखा अपनी कॉपी पे, दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद है बेटा, अब आपने 3 तरह के खर्चे करे आज। सपोज आपके पापा ने आपको कल ही पैसे दे दो और आज ही पापा आपको शाम को आके पूछते हैं कि बच्चा आपने किस किस चीज पे पैसे खर्च करे। तो आपके पास तो हिसाब किताब रेडी है, आपके पास तो अपने अकाउंट्स बने हुए हैं, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। आप 1 मिनट में कॉपी ला दोगे कि पापा 10 रुपए तो मैंने उसको कंडक्टर भैया को दिए, 50 रुपए मैंने लंच में अपने दोस्तों के स्नैक्स खाए, 50 रुपए का शाम को मैं अपना सामान लेके आ गया, नोटबुक लेके आ गया। तो आपने उन पैसों को अलग अलग जगह पोस्ट कर दिया ना बेटा, उनके जो जो आपने काम करे उन हेड्स में आपने उनको पोस्ट कर दिया। तो बेटा वो जो आपने पोस्टिंग करी ना, उसको क्लासीफाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। 3 स्टेप हो गए बेटा। ये डेफिनेशन अभी आपको बिना याद करे याद हो जाएगी, गारंटी है मेरी। कलेक्ट करे पैसे, रिकॉर्ड लिखी एंट्री, और पापा को इंस्टेंट आपने हिसाब दे दिया, आपने क्लासीफाई कर दिया। समझ आ गया? अब पापा ने कहा अच्छा चलो बेटा वेरी गुड, आपने मुझे बताया। तो पापा ने कहा आप एक काम करो, आप मुझे एक पेज पे ना लिख के दे दो आपने क्या क्या खर्चा कर दिया। तो आपके पास तो हिसाब किताब रेडी है बिल्कुल, आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। लो पापा, अब आप ना उन खर्चों के नाम से लिखोगे। अब ये थोड़ी लिखोगे ये मतलब पूरी डिटेल नहीं, आप उन खर्चों को उन पर्टिकुलर नाम से लिखोगे। सबसे पहले आपने लिखा फेयर, बस फेयर एक, फिर आपने लिखा लंच, फिर थर्ड आपने लिखा स्टेशनरी। 3 खर्चे आपने पापा को अपनी उस पे कॉपी पे बना के स्टेटमेंट बना के दे दिए। तो दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। आपने उन एक्सपेंस को समराइज कर दिया। समझ आया? आपने उन एक्सपेंसेस को समराइज कर दिया। बस अब क्या हो गई पूरी डेफिनेशन। हमारे एक ही एग्जांपल से आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। आप यकीन करो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इस एग्जांपल के थ्रू। अगर आपको ये समझ आ गया यहाँ पे तो आपका चैप्टर भी यहीं खत्म हो गया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग 500 रुपए, रिकॉर्डिंग खर्चा लिखा, क्लासिफाइंग पर्टिकुलर उनके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मतलब उनके ये इसका खर्चा इसका खर्चा इसका पोस्ट कर दिया। समराइजिंग, पापा ने क्या मांगी आपसे? स्टेटमेंट, तो आपने पापा को स्टेटमेंट दे दी। एंड
कम्युनिकेट किसको करा, किसको कम्युनिकेट करा, पापा को करा ना, क्योंकि इसका यूजर कौन था, यूजर बेटा होता है जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यूजर हर जगह पे डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल में आपके पापा उस इंफॉर्मेशन के यूजर है। यूजर का सिंपली मीनिंग है जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। आपके पापा को इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो पापा आपके यहाँ पे यूजर हो गए। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ओनली। अब ये मैं बताता हूं आपको ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। बेटा एक बार आप उसको याद, अब देखो आंख बंद करके आप एक साथ सोचो कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले 500 रुपए लिए, आंख बंद कर लो बच्चा, रिकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपने क्या करा, उनको इधर उधर खर्चों में पोस्ट करा, क्लासिफाइंग। फिर आपने पापा को स्टेटमेंट बना के दी, समराइजिंग। और फिर कम्युनिकेट कर दिया किसको, पापा को। अब बेटा अकाउंट्स का ना एक फंडा है, अकाउंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से काम करना है, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से काम नहीं करना। सर ये क्या बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव? बेटा नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें ट्रांजैक्शन में पैसे इन्वॉल्व ना हो। समझ आया? जिस ट्रांजैक्शन में पैसे इन्वॉल्व ना हो वो आपके अकाउंट्स में आएगी नहीं। सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन? मैंने आपको कहा बेटा जाओ मेरे गिलास पानी लेके आओ, पैसा आया इसमें? नहीं आया ना बच्चा, तो ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। पापा ने 500 रुपए दिए, पैसा आया, फेयर लिया, पैसा आया, लंच में स्नैक्स खाए, पैसा इंक्लूड था, शाम को स्टेशनरी लाए, पैसा आया। बट मैंने कहा बच्चा मेरे पानी लेके आओ गिलास, इसमें पैसा आया? नहीं आया ना बच्चा। तो इसमें इस वाली ट्रांजैक्शन को हम अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे। समझ आया? एक बार डेफिनेशन में आपको थॉरली फिर से रीड कराता हूँ, आपको समझ आ गया होगा इसका मीनिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग 500 रुपए, रिकॉर्डिंग खर्चे, क्लासिफाइंग पोस्टिंग पर्टिकुलर हेड, समराइजिंग एंड कम्युनिकेट मतलब होता है बेटा बताना। अगर कोई ज्यादा तो किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी अगर आप क्लास देख रहा है, तो बेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे को बताना। आप अपने फादर को बता रहे हो। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी जिससे जो पैसे से रिलेटेड है। अगर पैसा नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। टू द यूजर, यहाँ यूजर कौन था? आपके पापा। बेटा सेम आपकी मम्मा भी आपको पापा, आपकी मम्मी भी आपके पापा को हिसाब देती है मंथ एंड में कि मैंने इतना ये करा, इतने का राशन आया, इतने का दूध आया, इतने मैंने बच्चों को दे दिए, इतने मैंने यहाँ खर्चा करा, इतनी की मैंने शॉपिंग कर ली जो मम्मी को करनी है। पापा मना करेंगे तो भी मम्मी कर लेगी शॉपिंग, तो ठीक है। तो ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी, अदरवाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है बेटा। अभी हमने डेफिनेशन सीखी है, डेफिनेशन नहीं, अभी हमने मीनिंग सीखा है। डेफिनेशन तो अकाउंट्स की कुछ भी हो, बट अभी हमने एक्चुअली अकाउंट्स का अगर हम मीनिंग सीख लिया है हमने, तो हमें अकाउंट्स में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो मैंने बड़ी अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ कुछ, एक मैं चीज़ होता है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको पर्सनल आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेटा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी बच्चे को रिप्लाई करूंगा। किसी का भी कोई भी क्वेरी मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ये मेरा, आप मेरा नाम भूल गए हो तो आप, मेरा नाम है अमन पवार, ठीक है बच्चा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मीनिंग के बाद में हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव पे। सर एक चीज बताओ, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये काम? बच्चा एक तो आप यही समझ लो आपका सब्जेक्ट है, आपको करना ही करना है, तो इसमें कोई, आपने जो कॉमर्स लिया तो आपको अकाउंट्स पढ़नी है, जोक्स अपार्ट। बट बेटा ये क्यों करते हैं? अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ये तो हमने एक तरह से हमने यहाँ पे मीनिंग भी पढ़ लिया। इस, अगर आपको ये मीनिंग समझ आ गया ना जो बेटा मैंने भी पढ़ाया आपको, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, एडवांटेज भी आती है, डिसएडवांटेज भी समझ आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगे बेटा। बट इसको आप, अगर आप ये नहीं आया तो आप ये वीडियो बेशक आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और ज्यादा नहीं 10 मिनट की वीडियो ही बनी होगी अभी, तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बट अगर ये समझ आ जाएगा फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि सर अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, बड़ा ही आसान है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको मीनिंग क्लियर तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मीनिंग से ही ऑब्जेक्टिव बने, उसी से एडवांटेज बनी है।
तो ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, लेट अस वन बाय वन। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि बेटा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है। समझो? अरे बेटा समझो कि नहीं समझो, बोलो तो सही। समझो, गुड। बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ आ गया कि बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी। अगर मैं कोई भी अगर ऐसा आपको काम दूं इसमें मैं आपको पैसे ना दूं तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मैं आपको अगर मैं सपोज आपको मैं अपने पास काम पे रख लूं, मैं आपको सैलरी पे रख लूं, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो वो जो है वो मेरा अकाउंट्स में अकाउंट में मुझे बुक अपना करना पड़ेगा, अकाउंट से मुझे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा बच्चा, अब एक चीज बताओ, अब जो आपने 500 रुपए अपने पापा से लिए थे, तो आपको ये पता चल रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कब पता चलेगा बेटा? जब आपका एंड होगा ना। आप चाहे डेली भी पता कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपको मंथ एंड में पता चले, आप चाहे डेली भी पता कर सकते हो। अरे गर्मी लग रही है भाई, कोई एसी चलाओ। आपको जब भी आप उसको क्लोज करेंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा। आप चाहे डेली भी कर सकते हैं, आप चाहे मंथली भी कर सकते हो, आप ईयरली भी कर सकते हो। बेटा अकाउंट्स में मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, हम एक साल के अकाउंट एक बार बनाते हैं, फिर एट द ईयर एंड में हम देखते हैं हमें प्रॉफिट आया है लॉस आया है। बट जो हमारा एग्जाम्पल अभी चल रहा है मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसी से आपके रिदम बनी और आपको इजिली कंपेटेबल। बेटा जब आपके फादर ने आपसे हिसाब मांगा कि बच्चा बता आपने आज अपने कितना खर्च करा, तो आपको अगर आप उसको डिवाइड करके दो, 500 रुपए आपको 30 दिन के लिए दिए थे, बट आज ही आपने 110 रुपए खर्च कर दिए, तो इस स्पीड से तो आप 30 दिन में तो पता नहीं कितने खर्च कर दोगे। तो पापा का प्रॉफिट हुआ, पापा का लॉस हुआ। अगर आप रोज के 110 रुपए खर्च करोगे तो 4 दिन में पैसे खत्म हो गए, है ना? तो पापा का प्रॉफिट हुआ, पापा का लॉस हुआ। लॉस हुआ, मैं एक लॉस का एक और एग्जांपल देता हूँ। लॉस क्या होता है बेटा? आपके पापा ने या आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपए दिए कुछ सामान लेने के लिए, और क्या हुआ, आप खुशी खुशी गए, आप बैट लेके आए अपना क्रिकेट बैट, और वो बैट घर पे आते ही वो आपने ऐसे एक सचिन वाला स्ट्रेट ड्राइव मारा और वो कहीं पे लगा और वो बैट टूट गया। तो आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बेटा लॉस हो गया ना आपका बैट 100 रुपए आपके खराब हो गए। सिर्फ पैसों से ही लॉस को देखा जाएगा यहाँ पे, अगर पैसे नहीं है तो लॉस भी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया। तो बेटा जब आप अपनी रिकॉर्ड करोगे आप ट्रांजैक्शन को, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, पता चल जाएगा। उसके लिए ना बेटा हम अपने, आपने सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ध्यान से देखना आपको याद आ जाएगा। तो बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और आपके फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन, कि बेटा आज जब आपने 110 रुपए खर्च कर दिए हैं तो आज आपके पास कितने पैसे बचे हैं, आपकी आज के टाइम पे आपकी क्या पोजीशन है, आप कितने दिन सरवाइव करोगे, आपकी आज क्या पोजीशन है। भाई जब आपने जितने पैसे आपको मिले, जितने पैसे आपने कलेक्ट करे और जिसमें से आपने उतने खर्च कर दिए, तो आज आपके पास 390 रुपए जो बचे हुए 390 रुपीज, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कोई आपसे पूछे कि आज तेरे पास क्या है, एक डायलॉग होता है ना कि मेरे पास माँ है, तो आप बताओगे नहीं बच्चा मेरे पास तो 390 रुपए आज के डेट में बचे हुए। समझ आया? समझो, अरे समझो कि नहीं समझो? ओके, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन आ गई आज की, क्या आज की ये फाइनेंशियल पोजीशन। असिस्ट द मैनेजमेंट, बेटा यहाँ मैनेजमेंट कौन थी हमारे एग्जांपल में, आपने किसको असिस्ट मतलब होता है सहारा देना, असिस्ट मतलब होता है सहारा देना। आपने किसको असिस्ट करा, आपने किसको सहारा दिया, क्या खुद को दिया, मम्मा को दिया, या अपने पापा को दिया? सर पापा को दिया ना, पापा को पता चल गया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो बेटा असिस्ट भी तो करा ना आपने। आपके फादर अब आपको और पैसा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आपके फादर को पता चला तो आपने अपने फादर को असिस्ट करा। मैनेजमेंट हो गया कि ठीक है जो लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं उसको असिस्ट, आपके यहाँ पे आपके फादर आपकी मैनेजमेंट है, आपने अपने फादर को असिस्ट किया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, सेम ही कह सकते हैं, वो असिस्ट हुए तभी तो उनको जब आपने उनको हिसाब किताब बताया तभी तो उनको पता चला ना कि आज आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अब वो देखेंगे अच्छा कि आपने तो 110 रुपये तो आज ही खर्च कर दिए, तो अब वो अपनी कैलकुलेशन करेंगे माइंड में कि मुझे इसको और पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए।
अब वो दे ना दे वो तो उनकी बात है, अगर वो ये सोचेंगे कि नहीं है तो आज ही सारे खत्म कर दे, इसने आज खत्म कर दिए मैं कल दूंगा तो वो भी खत्म कर देगा, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। बट लेट्स से उनको जो वो यूजर है, जो आपके फादर यूजर है, उनको पता चल जाएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही क्लास बनाऊंगा 11th के लिए, 12th के लिए, इवन मैं ग्रेजुएशन के लिए भी क्लासेस ऐसे ही बनाऊंगा। अगर आपके बड़े भाई बहन हो और जो कॉमर्स या जो बीकॉम वगैरह में जो पढ़ रहे हो, अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज़ बेटा उनसे भी शेयर करना ताकि सबका बेनिफिट हो जाए। ठीक है बच्चा। अब थर्ड है एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स। आप ये कर रहे हो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, तो बेटा ये समझ आ गया, ये तो इसके साथ ही है बेटा, आधे पॉइंट यहाँ से मैच कर जाएंगे। बेटा जब आपने जब अपना सारा हिसाब किताब अपने एक पेज पे लिख लिया है तो बस उसको एडवांटेज बेटा कुछ नहीं होती, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मुझे कराने पड़ रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट आपको ये समझ आ गया तो इतना ही आपको एडवांटेज आपको ऑलरेडी पता है। लेट अस टेक वन बाय वन। बेटा इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यहाँ लिखा था ना बच्चा, बेटा सेम पॉइंट है, जो आप इसमें लिखोगे ना वो सेम यहाँ पे आएगा। यूजर कौन है? आपके फादर। इंफॉर्मेशन मिल गई ना उनको, एडवांटेज है। ठीक है बच्चा। असिस्ट टू मैनेजमेंट, मैंने कहा ना बेटा सेम पॉइंट है, ये इससे मैच कर गया, ठीक है, ये इससे मैच कर गया। बेटा कंपैरिजन अवेलेबल, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको समझाने वाला है। क्या होता है जब जो अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, अब जैसे आपने अपना आज का अकाउंट बनाया, आज आपके 3 खर्चे हुए, फर्स्ट बस फेयर, सेकंड स्नैक्स पार्टी, थर्ड स्टेशनरी का। ठीक है, अब आप कल बनाओगे, कल भी तो आपके कुछ खर्चे होंगे ना। बस फेयर तो बेटा कॉमन है, रोज स्कूल जाओगे, अगर बंक मार लोगे तो वो बात अलग है बेटा, पर वहां भी आपका खर्चा होगा, वो भी आपको अपने फादर को तो बताना पड़ेगा ही कि इतना पैसे उसमें खर्चे लगे। तो बेटा कल आपका खर्चा हो, एक बस फेयर हो गया आपका, ठीक है। फिर आप अगर बंक मार लेते हो या दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाते हो तो वहाँ तो बेटा ज़्यादा खर्चे होते हैं ना। अगर आप स्कूल में रहे तो आप कुछ नहीं, आप सिर्फ लंच खाओगे और फिर सारे दिन पढ़ाई करोगे। बेटा बाहर घूमोगे तो बसेस लोगे, ऑटोज लोगे, इधर से उधर मूवी देखने चले जाते हैं बच्चे, हम भी गए हैं, बट जाने नीचे बहुत गंदी बात होती है बेटा। तो जो आपके कल के खर्चे थे और जो आपके आज के खर्चे हैं, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो ना बेटा। अगर इसका मैं ट्रू मीन में जाऊंगा ना तो एक कंपैरिजन होता है कि आपके लास्ट से क्या पोजीशन था और आज क्या पोजीशन है। बट मैं आपको अपने एग्जांपल में ही रखना चाह रहा हूँ, मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअल अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो बेटा लास्ट ईयर आपके क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी और इस साल क्या है। मैंने बताया ना आपको कि जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 साल के एक बार बनाते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई लास्ट ईयर ये पोजीशन थी और इस साल ये पोजीशन है। तो सेम आपका कल आपके ये खर्चे थे और आपके ये खर्चा, आपने कंपेयर कर लिया ना। कंपैरिजन इस मूड में भी हो सकता है कि आपने कल 110 रुपए खर्च करे थे, हो सके कि आज आप स्कूल गए, आपका सिर्फ बस फेयर लगा, ना तो आपने स्नैक्स पार्टी करी, ना फिर आप स्टेशनरी लेके आए। तो कल आपने 110 रुपए खर्च करा, आपने सिर्फ 10 रुपए खर्च करो, तो कंपैरिजन हो गया ना बच्चा कि कल आपका खर्चा हुआ 110 रुपए का और आज खर्चा हो 10 रुपए का, 110 का और आज सिर्फ 10 रुपए खर्चा। तो बेटा कंपैरिजन का इससे मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सपोज टैक्स लायबिलिटी, बेटा टैक्स तो सब समझते हैं, इनकम टैक्स जो आपके पापा पे करता है, आपकी अगर आपकी मदर वर्किंग है तो आपकी मदर पे करती है। क्या होता है बेटा, जब आप बहुत सारी इनकम अर्न कर लेते हो ना तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है। सुना होगा आपने, बहुत कॉमन, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है। मेरी क्लासेस ग्रेजुएशन के लिए जीएसटी इनकम टैक्स के लिए भी होंगी, ये भी अपने भाई बहन को बता सकते हो। तो बेटा जो टैक्स लायबिलिटी है, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट, आप जब अपनी सब कुछ कर लोगे, सपोज आपके फादर ने आपको पूरे साल में, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब कुछ मिला के 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और आपके खर्चे हुए सिर्फ 90,000 के, तो 10,000 तो आपका प्रॉफिट हो गया ना बेटा। और आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके पास 10,000, आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन है। तो बेटा अब सपोज अगर आप अर्न कर रहे होते एक्चुअल में, और आपके पास अगर आपकी सैलरी होती है 1 लाख रुपए साल की, और अब 90,000 रुपए खर्चा, तो 10,000 रुपए आपके पास बचता, तो 10,000 रुपए पे गवर्नमेंट को में टैक्स भी देना पड़ता है? हाँ बेटा, उस 10,000 रुपए में गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो वो टैक्स लायबिलिटी बेटा, आप कब तक, जब तक आपके पास सारा हिसाब किताब होगा नहीं तो आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे कैसे? समझ आया? समझो ना, ठीक है। फैसिलिटेट लोन, अब सपोज कि क्या हुआ, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपके फादर के इतने सारे खर्चे हो गए, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपके फादर अपना हर एक हिसाब किताब बुक्स में लिखते हैं। तो आप जब बैंक में जाते हो ना, तो बैंक सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपके पास आपके अकाउंट्स मेंटेन कोई होते हैं?
तो अभी तो जैसे आपको करना आता नहीं, बट 2-3 साल में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, आप ही, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ही अपने पापा के सारे अकाउंट्स मेंटेन करोगे। क्यों बेटा अकाउंटेंट रखना, क्यों उसकी सैलरी देनी जब आप ही कर सकते हो? तो सब कर सकते हैं बच्चा, मैंने भी करे हैं। तो फैसिलिटेट, अब जब वो बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाने के बाद सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता है कि बेटा कि सर आपके पास आपके अकाउंट्स मेंटेन है क्या, आप हमें दिखा सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है इस पूरे साल में? अगर पापा का कोई अकाउंटेंट हो गया, पापा खुद अपना हिसाब रखते हो, तो 1 मिनट में उनको दिखा देंगे। फिर वो देखेंगे कि अच्छा इस आदमी का तो बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है या इस आदमी का बहुत सारा लॉस आ रहा है। अगर लॉस आ रहा है तो कोई आपको लोन देगा? नहीं देगा ना, कि आपको ऑलरेडी आप लॉस में जी रहे हो और आपको कोई लोन क्यों देगा? आप प्रॉफिट में होगा तो आप लोन देगा। वो बात अलग है, बैंक में सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर ले दे के थोड़ा सा सब बैंक वाले लोन कर देते हैं, बट ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपका लोन भी मिल जाएगा। बेटा हेल्प इन डिसीजन, अब सपोज ये तो नॉर्मल सा ही पॉइंट है, आप एट द एंड जब जाके देखोगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके एट द एंड ईयर में, तो आपको इससे डिसीजन में भी हेल्प मिलेगी। डिसीजन में हेल्प से क्या मतलब बेटा, सपोज कि आज आपने इस साल में 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, और अब आपके पास पैसा इस साल के एंड में पैसा बचा हुआ है, तो आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ और भी खरीद सकते हो। समझ रहे हो ना भाई बात? तो ये इससे डिनोट करते बेटा हेल्प इन डिसीजन। समझ आया बच्चा? ये थे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है, हमने मीनिंग देख लिया है, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं और एडवांटेज देख लिए हैं। तो अगर मैं आपको फिर से बोल दूं, अगर आपको मीनिंग क्लियर है अभी भी, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एटलीस्ट आने वाली 3-4 क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ उस मीनिंग पे डिपेंड है। मीनिंग क्लियर करो पहले, उसके अगर अभी भी क्लियर नहीं आया एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, आप मुझे पॉज करके या फिर आप पीछे जाके फिर से वीडियो देख सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको मीनिंग ज़रूर क्लियर करना है मेरे बच्चा। मीनिंग क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर एडवांटेजेस पढ़े। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए। बेटा सीमाएं क्या है, कि अकाउंट्स कहाँ पे जाके रुक जाता है, होता है ना सीमा। नहीं बेटा वो सीमा नहीं जो आप सोच रहे हो, वो नहीं। सीमाएं, अकाउंट्स के भी कुछ सीमा होती है, लिमिटेशंस होती है, मैं उस सीमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब बेटा एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं बुकिश के बाद में बात करूँगा, पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर पे जाऊँगा। बेटा सपोज कि आज आपने एक साथ 6-7 खर्चे कर दिए, जो आपका बैलेंस बचा हुआ था 390 रुपये फर्स्ट एग्जाम्पल में, उसमें से आज आपने एक साथ 6-7 खर्चे आपने एक साथ कर दिए। और आप अब घर पे रात को जब अपनी बुक्स में लिख रहे हो, बुक्स में मतलब कि आपने जब अपने नोट पैड पे लिख रहे हो कि आज मैंने क्या क्या खर्चे करा, आप गलती से एक खर्चा भूल गए, है ना, ह्यूमन नेचर है। अब हमें याद करने की आदत तो है नहीं, या कि हम मतलब ये दिमाग है छोटा सा, 1 MB मुश्किल से होता है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि 200 GB 300 GB 400 GB सब कुछ स्टोर होता रहेगा। भूल सकते हैं बेटा, ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अगर आप एक ट्रांजेक्शन भूल गए तो उसका इफेक्ट किधर आएगा बच्चा? आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो गलत हो जाएगा, आपके यूजर यानी आपके पापा को इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी, आपके फाइनेंशियल पोजीशन वो भी गलत आएगी। तो बेटा भूल सकते हैं और भूल कोई भी सकता है। बेटा मशीनों से भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, मशीनों में जब कमांड गलत चली जाती है तो मशीनों से भी गलती है। मशीनों में कई बार ऑटोमेटिक सिस्टम उठ जाता है, तो हम तो ह्यूमन ही है बच्चा, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है। बेटा नॉट फुली एग्जैक्ट, 100% एग्जैक्ट नहीं है हमारी अकाउंट्स, एग्जैक्ट है 95% 99% तक एग्जैक्ट, पर बेटा 100% एग्जैक्ट नहीं है अकाउंट्स, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, भूल सकते हो बेटा, कोई भी भूल सकता है। फिर है मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल। बेटा मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल से ये मतलब होता है कि सपोज आपके फादर की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बोले तो कि आपके फादर्स ने किसी FD कराई हुई है बैंक में। इन्वेस्टमेंट का सबसे एग्जाम्पल अच्छा बच्चा है बेटा FD है, आपके फादर ने कुछ बैंक में FD कराई हुई है, और आपके फादर ने जब बैंक में FD कराई ना, तो आपके पापा ने अपने पास एक एंट्री करी होगी कि मैंने 1 लाख रुपए की इतने दिन की FD कराई है, सपोज 1 महीने की FD कराई है। अब FD में क्या होता है, जब आप FD के पैसे वापस ले तो वापस से वो रिन्यू हो जाती है, मतलब 1 महीने, अगर आप उसको नहीं बोला कि मेरी FD खत्म कर दो, बैंक को नहीं बोलते, तो बेटा FD 1 महीने के लिए रिन्यू हो जाती है फिर से, कि मतलब 1 महीने की थी, अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो 1 महीने की और बन जाती है। तो बेटा आपके फादर ने जब जिस दिन FD कराई तो उसकी एंट्री लिखी थी कि 1 लाख रुपए की एंट्री है। बट आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो बैंक में FD करा रहे हो, आप अपने पापा से पूछना, उस पर इंटरेस्ट मिलता है बच्चा। इंटरेस्ट कैसे मिलता है बेटा, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, फ्री में थोड़ी दे दिए,
फ्री में क्यों दे दे, 1 लाख रुपए ऐसे ही आ रहे हैं। तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। आपने सुना होगा ना, लोग नॉर्मली जनरल लाइफ में ब्याज पे लोग पैसा देते हैं, तो पैसा देते हो बेटा, ब्याज खाते हैं ना उसका। तो बेटा जब आप इनिशियल जब आप देते हो पेमेंट, तो आप अपनी बुक में जो अमाउंट देते हो उसकी एंट्री करते हो। अब आपको सपोज कि आपने 4 महीने तक वो एफडी कैंसिल नहीं करा है, तो बैंक उसको हर महीने नई एफडी बनाया जा रहा है, और इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहा है बैंक। जब तक आप बोलते नहीं ना बैंक के आप इंटरेस्ट आपको दे बैंक, तो बैंक क्या करता है, जो उस इंटरेस्ट उस पर मिला ना, वो उस एफडी की वैल्यू में जोड़ देता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, उस एफडी पे 1 महीने का ब्याज आना था 2,000 रुपए। तो अब 1 महीने बाद जब आपने एफडी कैंसिल नहीं करवाई, बैंक वो 1,000 रुपए आपकी एफडी में जोड़ देगा, तो आपकी एफडी बन जाएगी 1,02,000 की। फिर अगले महीने बैंक ऑटो खुद से अपनी मर्जी से उसको रिन्यू कर देगा 1 महीने और के लिए। तो 1 लाख, अब आपकी एफडी 1 लाख की नहीं है बेटा, अब आपकी एफडी है 1,02,000 की। बट आपकी बुक्स में क्या एंट्री, आपके पापा ने क्या एंट्री कर रखी है, सिर्फ 1 लाख की ना। तो बेटा मार्केट वैल्यू नहीं पता आपके पापा की जो बुक्स में जो एंट्री मार्केट वैल्यू ना, आपके पापा ने जो इनिशियल जो वो कराई थी एफडी 1 लाख रुपए से, आपके पापा के पास एंट्री 1 लाख रुपए की, बट वो एक्चुअल में कितने की है, 1,02,000 की। हो सके अगले महीने वो 1,04,000 की हो जाए, 6 की, 8 की। बट बुक्स में तो जो आपके पापा ने एंट्री करी है उसमें तो 1 लाख की है। बेटा ये जो मैं बुक्स बार बार बोल रहा हूँ ना, बुक्स उनको बोलते हैं अकाउंट्स में, ये जो आपकी बुक्स है ना, तो बुक्स हैं बेटा, ठीक है, ये भी बुक्स है, ओके। बट बुक्स वर्ड उसके लिए यूज होता है कि जो आप ये अपनी किताबें लिखते हैं ना, जो आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जिन पेज पे आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, कि आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। तो ये नॉर्मल टर्म है। अभी आपको थोड़ी सी वैसे लग रही है कि सर कौन कौन सी बुक्स बोले जा रहे हैं, बेटा आप 2-4 क्लास बाद आप भी ना इनको बुक्स बोलना स्टार्ट कर दोगे। एक तो नॉर्मल बुक है जिनसे आप स्टडी कर रहे हो, ये भी बुक है बेटा, जैसे ये रही आपकी अकाउंट्स की बुक, ठीक है। बट जब आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिन पेपर्स में रिकॉर्ड करते हो, उनको भी बेटा बुक्स बोलते हैं। तो बार बार अब मुझे आदत है बुक्स बोलने की, मेरे मुंह से बुक्स निकल रहा है, तो बुक्स का मतलब सिर्फ वही है। तो बेटा आपके फादर को, वापस मैं इस पे आता हूँ, आपके फादर को उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो उसमें अभी 1 लाख की एंट्री आती है हमारे पास, तो वो भी बेटा गलत ही होना एक तरह से। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ है और मेरे पापा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो सही तो नहीं हुआ ना बच्चा, गलत हो गया वहाँ पे। फिर है बेटा अनफाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। ये तो हमने बताया था बेटा शुरू में आपको, ये सब बेटा मीनिंग से ही है, मीनिंग से अलग कुछ नहीं है। अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करते। सपोज कि क्या हुआ कि आप जैसे आपके फादर ने आपको किसी काम से भेजा, बेटा ये सब बातें ना ऑफिसेज में अप्लाई होते हैं। घर का तो मैं आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको सराउंडिंग्स में चीजें नजर आए और आपको ये कॉन्सेप्ट जल्दी क्लिक कर जाए। बट ये सारी चीजें बेटा ऑफिसेज में होती है। सपोज मेरे बॉस ने मुझे किसी काम से भेजा, ठीक है। अब मैं ऐसा कोई काम करके आ गया कि भाई मुझे कहा कि भाई तुझे इस बंदे के पास जाना है और इससे ना एक बहुत बड़ा हमें ऑर्डर मिलना है, वो ऑर्डर लेके आना है आपको। ऑर्डर मतलब कि भाई इससे ऐसा कुछ प्रॉमिस करके आ कि हमें 2 लाख रुपए का हमसे सामान खरीदे, हमारे साथ बिजनेस करे। तो मैं चला गया, तो वो क्या हुआ एक्चुअली, वो ऑर्डर तो मुझे नहीं मिल पाया, बट क्या हुआ मेरे उससे इतने अच्छे फ्रेंडली रिलेशन बन गए कि उससे मुझे 3-4 साल बाद मुझे अपना ऑर्डर मिल सकता है, जो मुझे इतनी उम्मीद हो गई, मैंने उससे इतने अच्छे से बात करी। बट आज तो नहीं मिल पाया बच्चा, तो आज तो बुक्स में क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर बुक्स में आएगा भी नहीं, मतलब अपने अकाउंट में एंट्री करेंगे भी नहीं। तो बेटा जो अनफाइनेंशियल हमने वो इग्नोर कर दिया ना, तो आज तो रिकॉर्ड करा नहीं, बट उसका बेनिफिट तो 4 साल बाद आएगा ना बेटा, 1 साल बाद, 2 साल जब भी कॉन्टेक्ट है। बट आज तो कुछ करा ही नहीं, करना चाहिए ना बेटा। अगर मैं कहूँ कि सर मैं इतना अच्छा उससे बातचीत करके आऊँ कि आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा बट 1 साल बाद मिलेगा, तो बॉस क्या कहेगा, चल निकल यहाँ से, 1 साल बाद आइए फिर तू भी सैलरी लेगा। तो आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं ना बच्चा, तो वही चीज है। और वैसे में वैसे बहुत सारी बात हम कर चुके बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, बिहेवियर ऑफ स्टाफ, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं उनसे जाके मिल के आया, उनसे ऑर्डर की बात करके आया। अब सपोज कि वो ऑर्डर मेरे बॉस को मिलना था, बट मैं नहीं चाहता था कि वो ऑर्डर मिले, मैं नहीं चाहता मेरे बॉस का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि उसने मेरी सैलरी नहीं दी 2 महीने से, तो मैं क्यों चाहूँ उसका ऑर्डर हो जाए। मैंने जाके उस क्लाइंट को गाली गलौज कर दिया, उसको गाली पड़ दी मैंने, तो क्या वो मेरे बॉस का ऑर्डर देगा? नहीं देगा ना बच्चा। तो बस वो ये कि स्टाफ का बिहेवियर तो इग्नोर हो जाता है। और ऐसे नॉट स्टाफ का, एवरीवन का, जो भी उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो भी बुक्स, जो भी हमारे अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, सबका बिहेवियर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि अनफाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बेटा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पैसा इन्वॉल्व है, तो इस चीज को छोड़ देते हैं। फिर लास्ट है बेटा विंडो ड्रेसिंग। सर हैं विंडो ड्रेसिंग,
बेटा इसका मतलब होता है कि आपको विंडो में खड़े होकर ना ड्रेस पहननी होती है अकाउंट्स के अंदर, मजा आ जाता है। लड़कियां बहुत खुश हो गई ये सुन के कि ये मतलब इतना मजा आएगा मैं विंडो में खड़े होकर ड्रेस पहननी है। नहीं बेटा ये वो विंडो ड्रेसिंग नहीं है, इसका नाम वैसा ही है कि विंडो में खड़े होकर ड्रेस पहननी है, बट बेटा वो ड्रेसिंग नहीं है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना। सर मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन मतलब होता है बेटा अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। सपोज मेरे बॉस ने आज मेरा बहुत उससे ज्यादा झगड़ा हो गया, मैं मेरे हाथ में उसके अकाउंट्स है, मैं उसका अकाउंटेंट हूँ, मैं सारा हिसाब किताब करता हूँ, मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा बेटा अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ ना, और उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो रोज आके बुक्स नहीं देखता, वो तो रोज आके एंट्री नहीं देखता, क्योंकि रोज तो मैं संभालता हूँ। ऑफिस में ऐसे होता है बेटा, बॉस अब कभी कभी आपको नहीं देखते, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ते हैं। बॉस सिर्फ एट द एंड जब फाइनेंशियल पोजीशन जब बनती है, जब हमारी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो बॉस सिर्फ वो देखते हैं, बाकी ट्रांजेक्शन हम ही करते हैं। अब बॉस से हो गई मेरी लड़ाई, तो मैंने कहा अच्छा बेटा ले तेरे को सबक सिखाता हूँ। जहां बेटा प्रॉफिट आना था वहां मैंने लॉस दिखा दिया, मैंने बहुत सारे खर्चे डाल दिए, मेरी इनकम कम हो गई, मैंने खर्चे डाल दिए, मेरा लॉस आ गया। तो बेटा मैंने मैनिपुलेट किया, मैंने उसमें गड़बड़ी तो कर दी ना, तो बेटा उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। दिमाग में वही आएगा बेटा विंडो पे खड़े होकर ड्रेस पहननी है, पर नहीं बच्चा, लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो रही है, मैं देख रहा हूँ इस पर। बट बेटा विंडो ड्रेसिंग मतलब है अकाउंट में मैनिपुलेशन करना। तो बेटा ये कंप्लीट हुई आपकी लिमिटेशंस। अब एक लास्ट टॉपिक है इंट्रो का, इंट्रो पार्ट के लास्ट टॉपिक बचता है बेटा डबल एंट्री। अगेन ये भी एक उस जो हमने मीनिंग सीखा है उसी पे डिपेंड है बेटा सारा। मैंने ये देखो लिख दिया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। वही है बेटा, कुछ नहीं है बेटा। क्या होता है पहले तो मैं डबल एंट्री सिस्टम बताऊं क्या होता है। देखो अभी तक जो मैं आपसे एग्जांपल नहीं रहा था ना बच्चा, वो था सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री कैसे, आपने एक पेपर में एंट्री कर दी तो वो सिंगल एंट्री हुआ ना। डबल एंट्री बेटा क्या होता है अकाउंट्स में, एक डेबिट और क्रेडिट, आपने यही वर्ड है जो दो पूरी लाइफ टाइम आपने सुनने, अगर आप अकाउंट फील्ड में रहेंगे तो क्या होता है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। ये दोनों बहुत ना इनकी आपस में भाई भी हैं और इनकी लड़ाई भी बहुत होती है। जहाँ डेबिट आएगा ना बेटा वहाँ क्रेडिट जरूर आएगा। दो भाई हैं, ये दो नाम है अकाउंट्स के, डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा अगर आप कोई एंट्री करोगे ना बुक्स में, मैं फिर बुक्स बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे आदत बहुत है बुक्स बोलने की। अगर आप अपनी उनमें, अगर आप उन पेज पे अपनी किताबों में कोई एंट्री करोगे तो बेटा जहाँ पे आपको ना डबल एंट्री करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ बेटा डबल एंट्री कैसे होगी। मैं आपको हल्का सा एक एग्जांपल दे दूँ, बाकी आने वाली क्लास में ये डबल एंट्री बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके फादर के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके फादर ने आपको एक चेक काट के दे दिया, कभी दिया भी होगा, आप शायद बैंक गए होते, या फिर आपके फादर चले गए। आपके फादर बैंक में से 50,000 रुपए विड्रॉ करके ले आए। तो बेटा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो तो 50,000 रुपए से कम हो गया, और क्या बढ़ गया बच्चा आपके पास कैश बढ़ गया ना बेटा। आपके पास कैश नहीं था, आपके पास 50,000 रुपए कैश आ गया। इफेक्ट कुछ नहीं हुआ बेटा, पैसा हमने इस जेब से निकाल के और इस जेब में डाल लिया। सर यहाँ तो जेब ही नहीं है। अच्छा बेटा पैंट में तो जेब है बेटा, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दिया, फर्क कोई नहीं पड़ा बच्चा, बट चीजें तो चेंज होगी ना। आपका बैंक का बैलेंस जो ज्यादा था वो कम हो गया, और कैश का बैलेंस जो कम था वो ज्यादा हो गया। समझ आए बेटा। इसके हम दो एंट्री करेंगे। अब एंट्री क्या करेंगे वो भी अपनी 3-4-5 क्लास बाद हम जब जर्नल एंट्री सीखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री क्या करेंगे। बट अभी के लिए है कि हम हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री करते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, वो चलता रहता है बेटा। अच्छा अब स्टेप्स होते हैं बेटा जर्नल उसमें डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। पहला स्टेप वही जो मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग होता है बेटा, जो मैं मीनिंग में सीखा था रिकॉर्डिंग वही है। जर्नल एंट्री जो मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया बैंक और कैश वाला, बैंक बेटा कम हो गया कैश बढ़ गया, तो ये जर्नल एंट्री ही है बच्चा मेरे यहाँ, ठीक है। फिर सेकंड है क्लासिफाइंग, हमारी मीनिंग वाला फिर से आ गया। क्लासिफाइंग क्या है बेटा, अब जब आपने पैसे निकाले हैं तो बैंक से जो पैसे आपने निकाले हैं वो तो आप बैंक के अकाउंट में चढ़ाओगे जाके। जैसे आप अपने अब फर्स्ट वाले एग्जांपल पे जाएंगे तो जो आपने पैसे फेयर वाले अकाउंट में खर्च किए तो आप फेयर वाले उसमें जाके लिख रहे थे ना, सेम बेटा बैंक वाले जो पैसे निकाले हो बैंक अकाउंट में, सबके अकाउंट बनते हैं, अमन अकाउंट, सुरेश अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये जो लोग बच्चे वीडियो देख रहे हैं इनका अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, सबका अकाउंट होता है बेटा हमारी बुक्स में। तो सबके अकाउंट में जाके हमें चढ़ाना पड़ता है। तो बेटा पुटिंग इन लेजर, उसको क्लासिफाइंग ही बोलते हैं। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, मैंने मीनिंग वाला ही पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। फिर समराइजिंग बेटा, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर ये क्या होता है बेटा, जब आप सारे बैलेंस से जब एक जगह समराइज वो कर लेते हो ना बेटा, क्लासिफाई कर लेते हो। अब सपोज आपके पास 50 अकाउंट हो गए, अमन अकाउंट,
सुरेश अकाउंट, राम अकाउंट, हनुमान अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, आपका रेंट का खर्चा, तो इतने सारे अकाउंट हो गए। तो बेटा जब उन सारे अकाउंट को एक पेज पे लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? बेटा आपको समझ भी आ रहा है या मैं ऐसे ही, मतलब मुझे आई होप कि आपको समझ आ रहा है बेटा, आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। तो जब सारे अकाउंट्स का बैलेंस जब आप एक स्टेटमेंट पे लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ये आएगा बेटा पर्टिकुलर, इन सबके चैप्टर हैं आपके पास, तो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सब आपके माइंड में चीजें सेट होने हैं उसके लिए बेटा ट्रायल बैलेंस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। फिर बेटा ये आपने सारी लाइफ में ना बेटा, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे, आपने ये बनानी है, एक ये शीट बनती है बेटा, इसका नाम है बैलेंस शीट। आप यही बनाओगे पूरे अकाउंट्स में, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे आप तब तक बैलेंस शीट ही बनाओगे बेटा। बैलेंस शीट में आपको बता दूं क्या होती है, बड़ा छोटा सा एक मैं आपको बताऊंगा बेटा। बैलेंस शीट होती है जहां पे आपकी सारी संपत्ति, सारे एसेट बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, हिंदी में संपत्ति एक तरफ लिखते हैं, और आपकी देनदारी या आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ आपके कैपिटल, ये जो मैं वर्ड यूज करूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे वर्ड ही बताऊंगा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्या क्या वर्ड होते हैं। एक तरफ आपकी संपत्ति होती है और दूसरी तरफ आपकी देनदारियां होती हैं। तो बेटा ये जो शीट होती है ना, ये कुछ ऐसे बनती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जब बना ही रहे हैं। तो बेटा इधर आती है आपकी लायबिलिटीज, और इधर होते हैं आपके एसेट्स, ये आपकी संपत्ति, पता नहीं बेटा हिंदी में मैंने सही लिखा भी नहीं लिखा, और ये है आपकी देनदारी, मतलब जो पैसे आपको देने हैं लोगों को, ठीक है। तो जो इनका टोटल आता है ना बेटा, यहाँ पे जैसे सपोज आपने राम को देने हैं 2000 रुपए, आप यहाँ लिखेंगे, आपने शाम को देने हैं 2000 रुपए, और आपके बैंक अकाउंट में, बैंक तो बेटा आपकी संपत्ति हुई ना, अपने अभी बैंक आपका है, बैंक अकाउंट आपका, जो उसमें जो पैसे हैं आपकी संपत्ति है, तो बैंक में आपके 4000 रुपए हैं। तो बेटा जो इसका टोटल है ना, यहाँ पे टोटल ही हमेशा मैच करेगा, और आपकी आधी लाइफ में बता दूं, या आपको मैच कराने में चली जाएगी। नहीं भी मैच होगा तो आप जबरदस्ती उसको मैच कराओ, क्योंकि जब तक ये मैच नहीं होगा बेटा अकाउंट्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या आपको मैच करानी एट द एंड, सबसे आगे लास्ट में जाके बैलेंस शीट बनेगी, और ये आपको मैच करानी बेटा। मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। आप पूरा लेक्चर थॉरोली अगर आपको समझना, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप एक बार और देखो। मैंने बेटा मीनिंग पे बहुत मेहनत करी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप ये लेक्चर देखेंगे, मैं मान सकता हूँ इस बात को, आपको समझ आ गया होगा बेटा। प्लीज बेटा मैंने आपको फोन नंबर दिया हुआ है अपना 9811887863, अमन पवार बेटा मेरा नाम है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आप जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे आपको रिवर्ट करूंगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे, और वीडियो बहुत जल्द आएगी बेटा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।